ये हमने आपको बताया कि पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण के विषय में पढ़े थे और समतल दर्पण से रिलेटेड गुण पढ़े थे। उनमें कुछ गुण हैं जो अभी एक्सेस बचे हुए हैं, जो आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। तो उसका जो अगला गुण है वो ये है कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हों, किसी कोण पर दो समतल दर्पण अगर झुके हों और उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे आपको। ठीक है, देखिए एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा डिग्री। हम इनके बीच में कहीं पर एक वस्तु रख दिए। ठीक है, अब इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसा कि आप बार्बर के दुकान में जाएंगे नाई के, तो आप देखते होंगे आगे पीछे दर्पण लगा होता है। ठीक है, उस दर्पण में अगर ध्यान देंगे तो इमेज छोटा होता चला जाता है, इमेज में इमेज बनता चला जाता है। देखे है ना, तो वो कितना हो सकता है वो डिसाइड करता कौन है, कोण। ये कोण डिसाइड करेगा कि कितना नंबर ऑफ इमेज होगा, कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितने कोण पर रहेगा तो कितना इमेज बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो अगला इसका गुण है, किसी कोण पर, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। ध्यान देना, अगर किसी कोण पर दो समतल दर्पण झुके हुए हों और उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए n बराबर, n का मतलब प्रतिबिंबों की, n बराबर होता है 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा, वही बैठ जाओ, चाबी ढालो, बिठाओ इसको। ठीक है, 360 बाई थीटा। ध्यान रखना, हमने कहा था कि जितना ये कोण होगा यही कोण डिसाइड करेगा कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो ये फॉर्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का। 360 में जितने कोण पर ये झुके हैं उन कोणों की संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जब आप भाग देंगे तो n के वैल्यू निकल के आएंगे। अगर देखिए ध्यान से, अगर n का जो मान यहाँ आ रहा है वो सम संख्या आ रहा है, जैसे 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, 12 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं तो इसी को बोलते हैं सम संख्या। और जब सम संख्या होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। तो यहाँ देखिए n अगर सम संख्या है, क्या है, सम। सम का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सम संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या n - 1
1। ठीक है, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, n-1। अगर n का मान 4 आ रहा है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3। 4 में से 1 कम कर दीजिए। ठीक है, अगर n का मान 10 आ रहा है तो प्रतिबिंब कितने होंगे, 9। 1 कम, क्योंकि ये सब सम संख्या है, और जब सम संख्या आए, कैसे आए, थीटा से 360 में क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो सम आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या उस सम संख्या में से एक क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या निकल जाएगी। अब बात आती है कि अगर वो आड नंबर यानी विषम संख्या है तो प्रतिबिंब कितने होंगे। तो दूसरा देखिए, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो। विषम का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, ऐसे अगर नंबर आ रहे हो तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। इसके लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, विषम के लिए 2 कंडीशन है। एक, अगर वस्तु कोण के बराबर भाग बांटने वाली भुजा पर है, जैसे देखना ध्यान से, ये 2 समतल दर्पण है, ध्यान से समझना हमारी बात को। ये विषम के केस में हम बता रहे हैं, सम के केस में तो फिक्स है कि 1 कम कर लेना है, लेकिन अगर विषम है तो आपको ये देखना है कि वस्तु रखी कहाँ गई है। अगर वस्तु इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटने वाली जो भुजा है, इस भुजा पर अगर वस्तु रखी गई है तो इसके इमेज कुछ और बनेंगे। ठीक, और यदि वस्तु इस भुजा के इधर या इधर रखी गई है तो इमेज कुछ और बनेंगे। समझ में आई बात। ये कब आप चेक करेंगे, जब n का मान विषम हो, तो फिर आप देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर है, क्या वस्तु उनके बीच बने वाले कोण के बीचों बीच में है या इधर या उधर है। ठीक, तो अब देखिए, इसमें यदि वस्तु कोण के समद्विभाजक रेखा पर स्थित है, समद्विभाजक रेखा पर स्थित है, तो ध्यान देना, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो n के बराबर होगी। ध्यान से सुन लो, अगर एकदम बीचों बीच में है, यानी समद्विभाजक का मतलब इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा है ना, अगर उस रेखा पर वस्तु है, ठीक, तो n का मान यहाँ जितना आएगा, विषम आएगा ना, वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये वस्तु इधर या इधर कहीं है तब। दूसरा, यदि वस्तु कोण के समद्विभाजक रेखा पर स्थित नहीं है, तो अगर वो समद्विभाजक रेखा पर स्थित नहीं है तो इसका मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, हो जाएगा n-1। समझ में आ गई बात। अगर n का मान सम संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1, लेकिन यदि n का मान विषम संख्या तो वहां पर 2 केस बनेंगे। एक,
अगर वस्तु कोण के समद्विभाजक रेखा पर है तो प्रतिबिंब जितना n का मान होगा उतना ही रहेगा, लेकिन अगर वो समद्विभाजक रेखा पर नहीं है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1। अब इसके लिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, मान लो हमसे कहा जाए कि दो समतल दर्पण हैं, समझना इस चीज को, और इनके बीच का कोण 45 डिग्री है। हमने कहा कि इनके बीच में एक वस्तु हमने रखा, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, 360 लिखोगे, बटे में 45 भाग दोगे, कितना आएगा बता दो, कितना आएगा जी, 45 से 360 में भाग देना है, हाँ 8, कितना आएगा, 8 बार में कटेगा, देख लो 8 से इसमें गुणा करके देखना 360 आएगा, कितना आया, n का मान 8 आ गया। 8 सम है अभिसम, सम है, तो यदि n का मान सम है तो प्रतिबिंब n-1 यानी 8 माइनस, तो प्रतिबिंब कितना हो गया, 7। समझ में आ गई बात, तुरंत कहेंगे सर 7 इमेज बनेगा इसमें। अच्छा अब देखो, मान लो कहीं ऐसे समतल दर्पण एक ऐसे है और एक ऐसे है, इनके बीच में हमने वस्तु रख दिया और थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब आपसे कहा जाए बताओ कितने इमेज बनेंगे, तो 9 चौके 36, 4 आएगा, n का मान 4, तो इमेज कितना, 3। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा मान लो देखो इधर, इधर समझो, ये कोण 120 डिग्री का है, समझो इधर, अगर ये कोण 120 डिग्री का है और इनके बीच में वस्तु रखी गई है, ठीक, तो n का मान कितना आएगा बता दो, 3, n का मान 3 आएगा भाई, देख लो 360 में 120 से भाग दोगे, 0 0 कट जाएगा, 12 तियां, n का मान, अब n 3 है तो n 3 क्या है, विषम, विषम हो गया। अब हमको ये देखना है कि वस्तु रखी कहाँ है, अगर ये वस्तु इसके एकदम समद्विभाजक रेखा पर है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, लेकिन अगर वस्तु इधर या इधर है तो कितने होंगे, 2। समझ में आ गई बात, दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकाल लोगे ना आप। बस आपको इतना ध्यान देना है कि दोनों दर्पण कितने डिग्री के कोण पर रखे गए हैं, ठीक है, उसी कोण से 360 में भाग देना है, n का मान मिलेगा, वो n का मान सम है तो प्रतिबिंबों की संख्या 1 कम कर लेना। अगर यदि विषम है तो फिर देखना वस्तु रखी कहाँ है, अगर एकदम बीच वाली रेखा पर है तो प्रतिबिंबों की संख्या उतना ही रहेगा, और इधर उधर है तो 1 कम कर लेना। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट। चले देखिए, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। देखिए गोली दर्पण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ साफ लिखा हुआ गोली और ये है दर्पण, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो तल है वो कैसा हो, गोलीय हो, कैसा हो, गोलीय हो, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण बनाने के लिए हम करते क्या है, कांच के एक खोखले गोले को क्या करते हैं, काट लेते हैं। जैसे ये मान लो कांच का एक खोखला गोला है ऐसे, ठीक है, इस गोले को हम कहीं से क्या करें, इसको कट कर दें ऐसे,
जब कट कर देंगे तो ये गोले का दो भाग आपको दिखाई देगा, एक भाग ऐसे और एक भाग ऐसे, ऐसे दो भाग इसके हो जाएंगे। ठीक, अब इन दो भागों में से किसी एक भाग के एक तरफ पॉलिश कर देंगे। जैसे हमने इसके अंदर वाले सतह पर क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो बाहर का जो सतह है ये बन गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। समझ में आ गई बात? और ये पॉलिश हो गया। और जो परावर्तक सतह होता है उधर से ही परावर्तन की क्रिया होती है। जो पॉलिश वाला सतह है उधर से परावर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना। इस वाले पर हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया ऐसे, तो परावर्तक सतह किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, परावर्तक सतह। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह ये दोनों क्या बन गए, गोलीय दर्पण। क्योंकि दर्पण में एक तरफ पॉलिश होता है और एक तरफ परावर्तक होता है। तो गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, और बनाने के लिए हम उसके एक साइड में पॉलिश कर देते हैं, दूसरा साइड परावर्तक हो जाता है। और इस पॉलिश के आधार पर, या हम यूं कहें इस परावर्तक सतह के आधार पर, गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, तो पहले हम गोलीय दर्पण को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखते रहे साथ में। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है जी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को बनाने के लिए गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सतह पर पॉलिश कर देने पर दूसरा सतह परावर्तक बन जाता है, ठीक है। परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का
होता है, दो प्रकार का होता है। ध्यान रखना, जब एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा सतह परावर्तक बनेगा और उस परावर्तक सतह के आधार पर गोली दर्पण को दो भाग में क्या किया गया, बांट दिया गया। अब वो दो भाग कौन कौन है, ये दो भाग कौन कौन है, इसमें हाई स्कूल में पढ़े होंगे। अवतल, अवतल दर्पण, एक भाग है इसका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दो भाग यहाँ पर हैं गोली दर्पण के। अब हम देखते हैं कौन सा भाग अवतल होगा और कौन सा उत्तल होगा। तो अगला हेडिंग यहाँ लगाएंगे, अवतल दर्पण। अवतल, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ध्यान से सुनना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक यानी अंदर वाला सतह क्या हो, परावर्तक हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला सतह परावर्तक हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अ से अंदर, अ से अवतल, ध्यान से रहे, कंफ्यूज ना रहना। अ से अंदर और अ से अवतल। तो अगर अंदर वाला सतह परावर्तक है तो वो दर्पण अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यानी कि बाद में भूल जाते हैं बच्चे कि अवतल उत्तल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अ से अवतल, अ से अंदर, अंदर का सतह परावर्तक तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो जो बचेगा वो कौन होगा, उत्तल। क्लियर? तो लिखते हैं, लिखें, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर का सतह क्या हो, परावर्तक हो, जिसके अंदर का सतह परावर्तक हो, उसे अवतल, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर का सतह कैसा हो, परावर्तक हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जब ये लिख लीजिएगा तो ये वाला फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये वाला फिगर बना लीजिएगा, यही अवतल दर्पण है। देखिए अंदर के सतह पर लिखा ना परावर्तक सतह, तो ये फिगर बनाएंगे। हाँ, दूसरा जो इसका दर्पण है वो है उत्तल दर्पण। क्या होता है उत्तल दर्पण? ध्यान दें, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कहें या उठा हुआ सतह कहें। उठा हुआ सतह, देखिए यही सतह बाहर का सतह है और यही क्या है, उठा हुआ है। इसी को उभरा भी कहते हैं। तो उसे उठा हुआ, उसे उभरा, उसे उत्तल। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उभरा हुआ या उठा हुआ सतह कैसा होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना रहिएगा, एकदम क्लियर रहिए। लिखिए, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा, इसी को बोलते हैं बाहरी, इसे बाहरी भी बोलते हैं। उभरा सतह क्या हो,
परावर्तक हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यहां पर उत्तल दर्पण कौन है? ये वाला। तो ये फिगर बना लीजिएगा, यही उत्तल दर्पण है। तो गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ लिए। कहीं पर कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, देखो अगला हेडिंग लगाओ। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो यही है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो पॉइंट नहीं जानेंगे तो फिर गोली दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनने के नियम और उनके किरण आरेख हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझने के लिए यहाँ पर ध्यान देना, हम दोनों गोली दर्पण का यूज करेंगे। दोनों गोली दर्पण को हम यहाँ पर बना लेते हैं और एक ही फिगर में हम सभी पॉइंट को दर्शा देंगे। बार बार हम फिगर नहीं बनाएंगे और न आप बनाइएगा। चले देखिए, एक को हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये वाला जो है उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। अब देखिए इसके कुछ बिंदु और उनकी परिभाषा क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव का। ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये लिख लें पहले, ये उत्तल गोली दर्पण है और ये अवतल गोली दर्पण है। अवतल, ठीक है जी, ये दोनों गोली दर्पण है। अब इसका ध्रुव क्या होता है? तो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इनका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह इसमें है ना, उसका मध्य बिंदु, परावर्तक सतह का एकदम बीचों बीच का पॉइंट, जैसे ये उत्तल है तो इसका बाहरी सतह परावर्तक है, उस बाहरी सतह का एकदम बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये अवतल है, इसके इधर वाला पृष्ठ परावर्तक है, तो इसका भी एकदम बीचों बीच का पॉइंट, इसी पॉइंट का नाम है ध्रुव। और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P, कैपिटल P लिखा जाता है, यही ध्रुव है। ठीक है, तो इसमें अगला जो हम हेडिंग यहाँ लगाएंगे, पहला पॉइंट वो है ध्रुव, और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। लिखेंगे क्या? गोलीय दर्पण
के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव होता है और उसे P से प्रदर्शित। दूसरा जो इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा है वो है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? C से, कैपिटल C से। अब बात आती है सर वक्रता केंद्र होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जब गोली दर्पण बनाए गए होंगे तो किसी खोखले कांच के गोले को काटकर ही बनाए गए होंगे, और जिस कांच के खोखले गोले को काटकर ये बनाए गए हैं उस गोले का केंद्र होगा कि नहीं होगा? वही केंद्र इनका भी केंद्र होगा, क्योंकि ये गोले उसी के भाग हैं, तो इनका भी केंद्र उसी का केंद्र होगा। उसी केंद्र को इनके लिए हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जिस कांच के खोखले गोले का ये दोनों गोली दर्पण भाग हैं, उस गोले का केंद्र इनके लिए क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? तो लिखते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है, ठीक है, उस गोले का केंद्र ही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अच्छा, उत्तल अगर दर्पण लें तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? किधर होगा जी? इधर। बकलोल गोल अगर ये लोगे तो गोला इधर पूरा होगा ना, तो जिधर गोला पूरा होगा उधर केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र इधर होगा। मान लो ये है उसका वक्रता केंद्र और यही C से प्रदर्शित किया गया। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर। मान लो इसका वक्रता केंद्र ये है, समझे? ये इसी को वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, फिगर थोड़ा ऊपर नीचे होने से केंद्र ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो एकदम लाइन में होता। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है जी? वह रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए। ध्यान से देखना, जो रेखा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से दोनों से होकर जाए, उसी रेखा का नाम क्या है?
तो देखिए इस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष ये है, ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों से जा रही है। इस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष ये है, ये भी देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर इसी को मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष ध्रुव और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष रेखा है, इसलिए इसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इसका वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जब वक्रता त्रिज्या क्या होगा, देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण का ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी ना, दोनों के बीच की जो दूरी है इसी का नाम है वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। ध्यान रखना, यही कैपिटल आर है। यहां भी देख लो, इसमें भी यहां से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या में क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है जी। अब बात हम करेंगे 5वें पॉइंट पर। वो क्या है? इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? हाँ, गोली दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है, समझो अब इसको। गोली दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, दोनों पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें पड़ रही हैं, ऐसे ध्यान से समझना हमारी बात को, इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है जी, ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। ठीक है, दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। ये जो किरण टकराई वो ऐसे चली गई परावर्तित होकर, ऐसे ही जाएगी ना, इधर तो आएगी नहीं पार होकर, और जो यहां से गई टकराई वो ऐसे चली गई पार होकर। ठीक है जी। अब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ डाट डाट करके बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे,
और इनको भी देखिए डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वही पॉइंट होगा मुख्य फोकस। समझ में आई बात? यहां भी देख लो, यहां पर परावर्तन ऐसे होगा, इनको पीछे नहीं बढ़ाना है तो परावर्तित होकर खुद जाएंगी। समझ में आई बात? और ये भी परावर्तित होकर जाएंगी। ठीक है, ये दोनों यहां पर काट रही हैं, यही इसका क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें पड़ती हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत का मतलब जो डॉट डॉट करके हम बढ़ा रहे हैं उसको हम कहेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये रियल में जा रही हैं, तो दोनों शब्द बोलेंगे। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। समझ में आ गई बात? तो मुख्य फोकस में लिखेंगे गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई क्या होती हैं? जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया जी? मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई, वही बिंदु गोलीय दर्पण का, और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? चलिए, छठा जो पॉइंट है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। होगा क्या? देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, यही जो दूरी है ना, इसी का नाम है फोकस दूरी। ध्यान से सुनना, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव वाला है और ये मुख्य, इनके बीच की जो दूरी होगी वही फोकस दूरी स्मॉल f है। यहां भी देख लीजिए, इसी को स्मॉल f फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस
मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये कुल इसमें 6 पॉइंट थे जिसको हमने आपको बता दिया, डायग्राम भी दिखा दिया। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, सब नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, फिर आगे हम इसके बाद पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट।